अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय। पार्ट थर्ड। बच्चों, इतिहास की इसी पुस्तक का आज अध्याय 11 है। इस पुस्तक में जो है 4 अध्याय हैं, 9, 10 और 11 और 12। ये तीसरा अध्याय है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से विनय अवज्ञा और उससे आगे। ये हमारा टॉपिक है। इसी का बच्चों हम मॉडर्न इतिहास का टॉपिक है, इसी का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी को, अमेरिकी स्वतंत्रता के साथ जॉर्ज वाशिंगटन को और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में हो ची मिन को जोड़कर देखते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है। महात्मा गांधी सेम इसी तरह भारतीय राष्ट्र के पिता के रूप में है। जैसे बच्चों इटली में गैरीबाल्डी है, अमेरिका में जो है जॉर्ज वाशिंगटन है और वियतनाम में जो है हो ची मिन है। क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित है, अतः उन्हें दिया गया उपर्युक्त विशेषण गलत नहीं है। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन ग्रंथ उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। कोई भी चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। इस अध्याय में 1915 से 48 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी के गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त तथा वह जिन सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा है के पुनर्निर्माण में करते हैं। बच्चों, मार्च 1930 का ये फिगर है। इसमें मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बात करते महात्मा गांधी। देख रहे हो बच्चों, कितनी मतलब जो है लाखों की भीड़ है बच्चों इसमें, देखो आप। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम है बच्चों इनका। विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। तो महात्मा जो है कहाँ बने हैं महात्मा गांधी? ये अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। बच्चों, सत्याग्रह का स्टार्ट कहाँ हुआ है? सबसे पहले ये हुआ है आपको साउथ अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है बच्चों, ये समझ रहे हो कि सत्याग्रह का जो है सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा स्टार्ट किया। तो सत्याग्रह जो आंदोलन है ये स्टार्ट किया है साउथ अफ्रीका में। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों के निम्न जातीय और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी।
1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। 1905-7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पॉल और पंजाब के लाला लाजपत राय हैं। ये तीनों लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था। ये तीनों लाल, बाल और पाल, देख रहे हो बच्चों, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक कर्मिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। इन उदारवादियों में गांधी जी के माननीय राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गांधी जी के माननीय राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की तरह ही गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। समझ रहे बच्चों, गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सके। समझ रहे बच्चों, पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। कब होती है बच्चों? फरवरी 1916 में यूपी में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वाराणसी में। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वो राजा और मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। कौन है एनी बेसेंट? इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी की अपेक्षाकृत अज्ञात थे। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। जब गांधी जी बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी व सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दे। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है, ना कि वकील, डॉक्टर, ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रीयवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का दिन था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की यादगार दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिक संख्यक हिस्से का निर्माण के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। एक दृष्टि से फरवरी 1916 बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय
राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से रिप्रेजेंटेशन करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। दिसंबर 1916 की बात है बच्चों, लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में, तो वहीं पर जो है बिहार के चंपारण में जो किसानों के साथ में जो है कठोर व्यवहार हो रहा है नील उत्पादकों द्वारा, उसके बारे में बताया जाता है। अब बच्चों, अब यहाँ पर जो है हम दो चीज देखते हैं, तो ये फिगर देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी, फरवरी 1908। इसे जो है आप ध्यान से देखेंगे फिगर को। लिबास देखेंगे बच्चों। अब जो है आप यहां देखेंगे कराची में महात्मा गांधी, मार्च 1916। मार्च 1916 का बच्चों ये है, ये महात्मा गांधी है, देख रहे हो टोपी लगाओ बैठे हैं। सब अभिजात वर्ग के लोग हैं बच्चों, कोई गरीब नहीं है इनमें। जमींदार हैं, मतलब जो है 100-100, 200-200, 400-400, 500-500 गांवों के, और जो है वकील हैं, और जो है इनमें जमींदार हो गए, वकील हो गए, और इसमें कुछ लोग जो हैं व्यवसायी लोग हैं। अपर क्लास है, एलीट क्लास है। असहयोग की शुरुआत और अंत। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी की गुजरात के अपने गृह राज्य में दो अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लगातार आता है। तो 17 में तो जो है जो चंपारण वाला है उसका मुद्दा महात्मा गांधी जी ने अच्छे से सोल्व किया है, उसमें कामयाब होते हैं, पूरे भारतवर्ष में इनकी जो है प्रसिद्धि हो जाती है। देन 1918 में इनमें जो है गुजरात में दो केस हैं। पहला केस क्या है, अहमदाबाद के जो कपड़ा मिल के जो मतलब जो है मजदूर लोग हैं, उन्हें जो है श्रम की बेहतर स्थितियां मिले, उसकी मांग का जो है मैटर है। अहमदाबाद में कपड़ा मिल के इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। दूसरा मैटर क्या है बच्चों, ये भी जो है गुजरात का ही है, खेड़ा। वहां पर जो है फसल चौपट हो जाती है तो किसानों का ही अंग्रेज सरकार का ही रूल था कि यदि 1% मतलब कोई कुछ उसका मानक था उनका परसेंट का, कि इतने परसेंट से ऊपर फसल नष्ट होती है तो जो मतलब राजस्व वसूली है, वो लगान वसूली है, वो नहीं होगी, माफ हो जाएगा। लेकिन वो जो है उसके बावजूद भी वहां पर लगान वसूली चल रही थी, तो उसी मैटर में महात्मा गांधी जो है इन्वॉल्व होते हैं और सफलतापूर्वक इसमें भी जो है जो किसान है उनको न्याय दिलवाते हैं। अब बच्चों, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तीन आंदोलन है। चंपारण का 1917 का है, अहमदाबाद का उसके बाद फिर 1918 का है, फिर 1918 में ही खेड़ा का तीसरा है। पहले से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी असहानुभूति थी। इस तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे भी कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914-18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। अब जो है सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति की स्तुतियों के आधार पर, कौन है बच्चों, सिडनी रोलेट,
इनकी जो है अध्यक्षता में जो है एक समिति की स्थितियों के आधार पर इस कठोर उपाय को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रोलेट एक्ट यानी कि काला कानून के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानें और स्कूलों को बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ। जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी, अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रोलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। समझ रहे बच्चों, पहली बार कैद हो रहे हैं गांधी जी। इंडिया में स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया और तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए। इस हत्याकांड में 4 से अधिक लोग मारे गए बच्चों। कितने? अप्रैल 1919 में हुआ है जलियांवाला बाग। समझ रहे बच्चों, 400 लोगों से अधिक मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। रोलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसका सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने कांग्रेस अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की मांग कर दी, जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे। उनसे आग्रह किया कि वे स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों में ना जाएं और ना कर चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेज सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। बच्चों, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल यहां से आते हैं। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए, समझ रहे हो, 1 वर्ष तक, तो भारत जो है क्या प्राप्त कर लेगा? स्वराज प्राप्त कर लेगा। बच्चों, बहुत बार ये लाइन पूछी गई है, समझ रहे हो, सैकड़ों एग्जाम में पूछा गया सवाल, और ना जाने कितनी बार कितने कंपटीशन एग्जाम में, एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, बोर्ड एग्जाम, सभी में लाखों, मतलब जो है काफी बार रिपीट हुआ सवाल है। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट, बच्चों जान रहे हो खिलाफत मूवमेंट एक शब्द आया है। खिलाफत का मतलब क्या है कि हम जो है आपके मतलब खिलाफ है, आपके खिलाफ का मतलब क्या है? अपोज करते हैं। खिलाफत मूवमेंट यानी कि अपोज करने वाला मूवमेंट। तो आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रति खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। कमाल अतातुर्क जानते हैं बच्चों? ये तो इसमें क्या है कि इटली में जो है क्या होता है बच्चों, सॉरी तुर्की में, यहाँ जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में तुर्की जो है हार जाता है अंग्रेजी मुल्कों से। ये जर्मनी के साथ था, इटली के। तो हारने के बाद में वो जो है जो मतलब जो खलीफा की पोस्ट है, जो वहां के राजा हैं, वो पोस्ट खत्म कर देते हैं उनकी, और उसका देश का जो है बंटवारा भी हो जाता है। तो उसी के खिलाफ में जो है जो ऑल वर्ल्ड के मुस्लिम थे वो सहानुभूति करते हुए कि एक मुस्लिम राष्ट्र का आपने जो है डिवाइड कर दिया है, और वहां के राजा का जो खलीफा की पोस्ट का एक मतलब जो है प्रतीकात्मक संकेत पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों के लिए था, वो पोस्ट खलीफा की समाप्त हो जाती है। बच्चों, ये शब्द जो खलीफा है इसको आपको हम तुम्हें समझा देते हैं बच्चों। खलीफा मीन्स क्या होता है बच्चों? जो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं, यानी कि एक ईश्वरवाद का जो नारा दिया है, वो हालांकि जो अब्राहम परंपरा के, सुलेमान और मूसा की परंपरा के जो लोग हैं जिन्हें यहूदी कहते हैं बच्चों, लगभग जो है 1500 ईसा पूर्व या 1200 ईसा पूर्व के टाइम, फिर वे भी जो है एक ईश्वरवाद, उन पे जो है जो इस्लामिक उसमें 4 किताब मानी जाती हैं आसमानी, यानी कि जैसे 4 वेद हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ऐसी जो है एक ईश्वरवाद की 4 किताबें हैं। तो उनमें तौरात है बच्चों किताब, इनकी जो यहूदी लोग होते हैं ये अब्राहम को मानते हैं, मूसा को मानते हैं, एक जो है
सुलेमान थे उनको मानते हैं, सुलेमान दाऊद। अब बच्चों फिर ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं 1500 साल बाद, तो वो जो है जो क्रिश्चियनिटी है वे जो है उसी समुदाय को मानते हैं, जो है ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को। अच्छा, इस्लामिक उससे जो है ये सब के सब जो है पैगंबर भी हैं, एक ईश्वरवाद का इनका नारा है। देन जो है फिर ये सबसे जो है फिर पैगंबर साहब आते हैं जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, और इनका जन्म जो है बच्चों वो होता है 1570, सॉरी 1570 में, और ये जो है लगभग जो है 632 में इनकी जो है वफात यानी कि इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद में ये 1 बाय 1 लगभग 30 सालों में 4 मतलब वो बैठते, खलीफा बोलते हैं उन्हें, यानी कि जो भी इन्होंने जो है इस्लाम की स्थापना करी है, जो उन्होंने रीजन जीते हैं जहां पे इस्लाम फैला है, तो उसके वे धार्मिक गुरु भी हैं, वो सिर्फ प्लस सबसे बड़े, और वे उसके जो है राजनीतिक यानी कि नेता भी हैं उसके, यानी कि स्वरूप मतलब सारी पोस्ट उन्हीं में खलीफा की पोस्ट में है। तो पहले होते हैं ये बच्चों अबू बकर पहले, देन उसके बाद में होते हैं उमर, हजरत उमर, फिर उसके बाद में बच्चों होते हैं हजरत उस्मान, और फिर होते हैं हजरत अली। अली जो है उनके जो है बच्चों लड़की के मतलब हस्बैंड है, दामाद बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, या लड़की के हस्बैंड अली। तो ये 4 होते हैं, लेकिन उसके बाद ही बच्चों जो हैं ये 4 जो है मैन है, उसके बाद भी फिर जो है इराक में, फिर जो है टर्की में, कुछ टाइम जो है मिस्र में, एक खलीफा की पोस्ट जो है लगातार चल रही थी तभी से ही। तो ये वहीं से निकला शब्द है ये बच्चों, खलीफा की पोस्ट इस्लामिक उससे। अब बच्चों 2.1 एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। सबसे पहला बच्चों ये जो है थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, आपके समझ में आ जाए खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन 1919 और 20, मोहम्मद अली और शौकत अली के जो है नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। पहले के के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब यानी कि जजीरात उल अरब क्या है, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्व को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। ये सारा मतलब मामला होता है बच्चों दिल्ली में। अब बच्चों एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी ये टॉपिक है, इसे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चों थोड़ा स्पीड स्लो रखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप जो है घबराए नहीं। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है बच्चों। अब गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था, और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे, और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। देहात भी असंतोष थे, आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। समझ रहे बच्चों? तो सबसे पहले वन्य कानूनों की अवहेलना कहां से हो रही है बच्चों? ये हो रही है उत्तरी आंध्र की पहाड़ी के जो जनजाति हैं। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्वों की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्यवाही की।
महात्मा गांधी ने अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के युग का ही नाम। कौन है भारत? समझे बच्चों? महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखक कौन है? अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर। समझ रहे बच्चों? लुई फिशर। अब बच्चों हो गया, असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व शासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। समझ रहे बच्चों? ये घटना है 5 फरवरी की। अब बच्चों संयुक्त प्रांत के जो है, यानी कि जो आज का यूपी है, चौरी चौरा पुरवा में, चौरी चौरा, ये आज का जो गोरखपुर है यूपी का, वहां की जगह है। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहरा जा सकता। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को 22 मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड उन्हें सजा सुनाते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि से आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वो भी आपको उच्च आदर्श और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। क्योंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्याय पीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। इससे मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों, एक फिगर दिया गया है। फिगर को बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ो आप। फिगर से बहुत सारी चीजें मेमोराइज होती हैं और जो है आसानी होती है अंडरस्टैंडिंग में। बच्चों असहयोग आंदोलन 1922, विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा किया जा रहा है और ताकि उन्हें आग में जलाया जा सके। देख रहे हो बच्चों, ये विदेशी वस्त्र है, पूरा गट्ठर है, ये आग के हवाले किया जाएगा। अब बच्चों आप एक चीज यहाँ पर देखो, ये नोटिस करने वाली बात है, बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। ये जो है झंडा है। अब इसमें देख रहे हो बच्चों, इस झंडे में क्या चीज है? ये कमेंट बॉक्स में आप जो है बताएंगे चरखा है या जो है चक्र है सिंपल। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे बच्चों कि 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो झंडा यूज हुआ है, तो वो झंडा जो है बच्चों उसमें चरखा है, 3 कलर का है, तो बिल्कुल बात क्लियर है। लेकिन चरखा है या जो है चक्र है, सिंपल चक्र है। अब बच्चों बहुत से बच्चे कहेंगे चरखा क्या होता है? जो कपास होती है, कपास के रेशे से धागा बनाने के लिए यूज करते हैं। उसमें जो है मतलब एक व्हील होती है, एक लोहे का छोटा सा मतलब जो बारीक सा मतलब जो है तकुआ बोलते हैं उसे नॉर्मल भाषा में, सरिया टाइप सा बारीक सा होता है सलाई की तरह। उसमें वो जो है धागा यार्न लिपटता रहता है, उस धागे से जो है कपड़ा बनता है। अब जननेता,
1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वादे को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यावसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, अब यह हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों, कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की गांधी जी उनकी तरह ही वस्त्र पहनते थे, उन्हीं की तरह ही रहते थे और उनकी ही भाषा बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि उनसे सहानुभूति रखते थे, उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। अब बच्चों ये जो है, इस तरह से बच्चों सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक दीवार को तोड़ने में मदद की। चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और गरीबों के साथ अपना तारतम्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक बन गया और ऐसी विशेषताएं थी जिनमें गांधी जी आधुनिक विश्व की उपभोक्ता वाली संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। अब बच्चे एक शब्द आया है यहाँ पर चरखा, इसको देखते हैं चरखा क्या है। महात्मा गांधी जो है आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम से हटा दिया के घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखा को ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और जो है टेक्नोलॉजी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था और उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। तो बच्चों ये पूरा जो है इसमें दिया गया है, यंग इंडिया में ये लेख छपा है। इसमें कह रहे हैं कि मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़कों पर ना फेंक दे जाएं। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। खद्दर मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि यह इसके प्रयोग को नियमित करता है और इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है। पहिया अपने आप में मशीनरी का उत्कृष्ट नमूना है। यंग इंडिया 17 मार्च 1927 और ये 13 नवंबर 1924। महात्मा गांधी देख रहे बच्चों। अब इस इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्ट और अफवाह के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी जी की कल्पना की, उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनके बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषण के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने यह रिपोर्ट लिखी। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चौरी चौरा और कुसुमही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन में 10 हजार से कम लोग नहीं थे। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनियन दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चोरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका नहीं, एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य गोरखपुर स्टेशन के बाहर महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए।
गांधी जी जहां भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को एक्जीक्यूट करने की शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है और यह है कि उनके औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां भी थी। इस तरह की अफवाहें फैली, गांधी जी की आलोचना करने वालों के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए और उनकी फसल चौपट हो गई। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी की भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे। समझ रहे बच्चों? अब बच्चों यहाँ पे जो है तो हो गया। इधर जो है चमत्कारिक और अविश्वसनीय बात मतलब क्या है? तो ये उनके चमत्कार के बारे में मतलब एक कहानी है बच्चों, थोड़ा जिक्र है। ये नई नई जो है घटना है बच्चों, ये ठीक देख रहे हैं बच्चों, ये घटना सब जो है पढ़ लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी और पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली, हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह सभी गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने, उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। ये महात्मा गांधी की जो है व्यक्तिगत जो उनका व्यवहार है उसके बारे में बात कही गई है। अब बच्चों, अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समर्थ व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए थे। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्दी ही समझ ली कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। जीडी बिरला जैसे कुछ जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी थे। हालांकि महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं गांधी जी से जोड़ दिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी शामिल थे। गांधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी बन गए। देख रहे बच्चों कौन कौन है? महादेव देसाई हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, जेबी कृपलानी हैं और बच्चों सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद हैं और जो है जवाहरलाल नेहरू है, सरोजिनी नायडू है, गोविंद बल्लभ पंत है, सी राजगोपालाचारी है। विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए। अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े को बढ़ावा देने, छुआछूत को करने पर लगाया। गांधी जी की राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीय को बाल विवाह, छुआछूत जैसी जो बाल विवाह है, छुआछूत है, जो सामाजिक बुराई है, उनको दूर करना पड़ेगा। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच जो है सौहार्द पर बल दिया। इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मील में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने पर जोर दिया। बच्चों ये जो है नमक सत्याग्रह है, देख रहे हो नमक सत्याग्रह।
नजदीक से एक नजर, इस बारे में थोड़ा सा बताया गया है। अब बच्चों, नमक सत्याग्रह नजदीक से एक नजर, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे बच्चों। असहयोग आंदोलन जो पहला मूवमेंट है, ठीक है, इससे पहले तीन छोटे छोटे जो हैं, एक तो जो है बच्चों चंपारण, नील के नील के जो उत्पादक जो है किसानों को परेशान कर रहे हैं, तीन कठिया रूल्स को बोलते हैं बच्चों, उसका मैटर जो है सॉल्व करेंगे। दो मैटर करेंगे बच्चों 1918 में ही, अ, जो है गुजरात में। एक तो जो है अहमदाबाद के जो मिल के जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो है आर्थिक दशा के बारे में, और तीसरा मैटर 1918 में ही खेड़ा के जो किसान हैं उन पर जो है कर लगाया गया है, फसल बर्बाद हो गई है। जबकि बात ये थी कि यदि फसल बर्बाद हो जाती है तो जो है टैक्स 1% था उनका, कि यदि इससे ऊपर फसल बर्बाद होती है तो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूल कर रही थी। अब बच्चों, उसके बाद में जो है असहयोग आंदोलन हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया। अब जो है नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है 1928-30 का मामला है, 1929 का, इसको हम देखते हैं। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित किया। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, समझ रहे हो, इसमें सभी सदस्य कौन है बच्चों? अंग्रेज हैं। साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था, तथा इसी वर्ष बारडोली में होने वाले किसान सत्याग्रह के साथ ही उन्होंने ऐसा किया था। अब बच्चों, इसको आप देखेंगे, जो साइमन कमीशन है ये, अब ये इंग्लैंड से भेजा गया है। अब बच्चों, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। तो 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है बच्चों? लाहौर में होता है। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी के नेताओं की छड़ी सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। इंपॉर्टेंट चीज है, 1929 में दिसंबर में लाहौर का अधिवेशन लाहौर में होता है। लाहौर रावी नदी के तट पर है, और इसमें जो है मांग होती है पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज। और इसकी दूसरी खासियत यह है कि जो है यंग जो है जवाहरलाल नेहरू है, उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई थी। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों, यहाँ तक कि अच्छा होगा अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियां हो तो अच्छा होगा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरू होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई हो अथवा अछूत की सेवा हो, हिंदुओं व मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य, अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा। यह संभव नहीं। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहर्निश अधिकार है।
और यह है कि यदि कोई भी सरकार लोगों को अधिकार से वंचित रखती है तो उनका दमन करती है, तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। समझ रहे बच्चों? अब ये दांडी स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद गांधी ने घोषणा की, महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक है जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे पर उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था। समझ रहे हो? प्रत्येक भारतीय घर में नमक यूज होता, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। बच्चों यहाँ पे एक फिगर है, दांडी यात्रा मार्च 1930। अब इसे आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, देख रहे बच्चों? इनके लिबास और यात्रा देखो, देख रहे हैं आप किस तरीके से है बच्चों? 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक को उठाते हुए, देख रहे बच्चों? ये रहा। अब बच्चों, अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी। किसे दी थी बच्चों? जो उस टाइम के जो वायसराय हैं, लॉर्ड इरविन। किंतु इरविन इनकी इस कार्रवाई के, इरविन जो है बच्चों 1926-1931 भारत के वायसराय थे 5 साल। इस कार्रवाई के महत्व को ना समझ सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान चले। कहां से है बच्चों? साबरमती के आश्रम से। याद करने का पॉइंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है बच्चों, हम भी इधर से तुम्हें नोट कर देते हैं। अब यात्रा शुरू होती बच्चों साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर। अच्छा, 3 हफ्तों बाद वहां पहुंचते हैं। नौखाली जगह है वहां, अपने नौखाली जिले में दांडी, वहां अपनी मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। अलग अलग भागों में इसी तरह की यात्राएं जो है चल रही हैं और हमारे भारतीय जो हैं आजादी के दीवाने इनका जो है नेतृत्व कर रहे हैं। अब बच्चों इसको हम देखते हैं, देखो यहाँ असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धारणाएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां एक जमाने में वे बेरोक टोक घूमते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालत का बहिष्कार कर दिया। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत देने लगी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांवों में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं,
जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाए। वसना नमक नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ किए हैं। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की सीमा है। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे हैं और उनका कहना था कि हजारों वॉलेंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिए थे। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट यानी कि पुलिस अधीक्षक ने लिखा कि श्री गांधी शांत और निश्चित दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। नमक यात्रा की प्रगति को एक स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कदर काठी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर, उखड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उसने दावा किया कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे गांधी जी को ऐसा साधु राजनेता कहकर सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अब बच्चों ये ऊपर जो है कुछ थोड़ा सा ये बचा पार्ट इसे देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह क्यों, इसे देखते हैं। नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कैसे अन्यायपूर्ण तरीकों से नमक कर को तैयार किया गया। बिना कर जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था, अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी नष्ट कर देती। अतः यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती है। यह जनता को इसके उत्पादन से रोकती है। प्रकृति ने जिसे बिना किसी परिश्रम के उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देती है। अतः किसी भी वजह से किसी चीज को स्वयं प्रयोग न कर पाने, अन्य को भी उनका प्रयोग न करने देने तथा ऐसे में उस चीज को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विशेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता है। विभिन्न स्रोतों से भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियां सुन रहा हूँ। टनों ने सही पर कई मन नमक कोंकण तट पर नष्ट कर दिया गया बताया गया है। दांडी से भी इसी तरह की बातें पता चली हैं। जहां कहीं भी ऐसे क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावना दिखती है, वहां तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता है। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्च से ही नष्ट किया जाता है। लोगों ने मुंह से नमक छीन लिया जाता है। नमक एक अधिकार एक तरह से चौथरवा अभिशाप है। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है। प्राकृतिक द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का यह अति से विनाश करता है। समझ रहे बच्चों? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि बच्चों जो है जहां जहां भी आदमी जो है नमक बनाते हैं तो वहां पे वो जो है अंग्रेज अधिकारी पहुंच जाते हैं, उसको जो है नष्ट कर देते हैं। यह जो है सरकार की संपत्ति का सरकार द्वारा खर्च से ही नष्ट करने जैसा। कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था। कब कहा था? 5 अप्रैल 1930 को। जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस असंतुलित तटीय टोले की तरफ चला तो मुझे यकीन नहीं था कि हम यहाँ तक आने दिया जाएगा।
जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही यह छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई यह कहता कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, इसमें शांति और अहिंसा का कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना गिरफ्तार करने का साहस नहीं है तो हम उनकी करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी करने का साहस नहीं था तो उस गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है तो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता। वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विशु जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो। देख रहे हो बच्चों, ये खबर जो है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी की है। अब बच्चों, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई 1931 में। देख रहे बच्चों, इस चित्र में आप दाएं से बाएं, जाने हो दाएं, दाएं से बाएं आप जो है जवाहरलाल नेहरू, देखो ये रहे, फिर जमनालाल बजाज, ये रहे, फिर सुभाष चंद्र बोस, देखो ये रहे, महात्मा गांधी, देखो बच्चों ये रहे, महादेव देसाई, ये रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बच्चों ये रहे, को देख सकते हैं। समझ रहे बच्चों, ये जो है जवाहरलाल नेहरू है बच्चों, ये जमनालाल बजाज है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, और ये महादेव देसाई है, और ये जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब बच्चों यहाँ पे जो है एक संवाद है बच्चों, ये 3.2। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरे, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समझ रहे बच्चों, औरतें भी इसमें जो है भाग ले रही हैं। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा। उन्होंने भारतीयों को भी सत्ता से हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंत यह बैठक निरर्थक साबित हुई। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। बच्चों देख रहे हो आप, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में होता है। इसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए।
और जो है जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय ने उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में होता है, आखिर में लंदन में हुआ। उसमें गांधी जी का कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे गांधी जी कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन करती है। इस दावे को तीन पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरा चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक B.R. अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लंदन में यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा और इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में विलिंगटन ने लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उनको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी जी को भगवान मान बैठी है। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में गांधी कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। बच्चों 1935 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसमें 2 साल बाद यानी कि 1937 में जो है, कब बच्चों 1937 में बच्चों इलेक्शन होते हैं 11 प्रांतों में, उसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस जो है जीतती है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद यानी कि 1939 यानी कि 1937 में इलेक्शन है, उसके 2 साल बाद 1939 सितंबर में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नाजियों के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस को युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस की मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन की तीन धुरियों के बीच का संघर्ष था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, जिसमें शामिल होकर लेबर के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने मंत्री सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा।
कौन है? एक मंत्री हैं स्टीफर्ड क्रिस। क्रिस के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई। अब बच्चों यहाँ पे जो है आप बच्चों थोड़ा सा, एक तो यह है पृथक निर्वाचकों के बारे में समस्या क्या है, देख रहे बच्चों। ये गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा था, अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्तां स्थायी रूप ले लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहें? पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का यह भाव और मजबूत हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए, और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर लें तो एक अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई यह अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी को पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी। बच्चों दूसरा ये फिगर देखो, इसमें आप देख रहे बच्चों, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन है लंदन में नवंबर 1931। पहला जो है 1900 बच्चों जो है वो भी 31 में होता, समझ रहे हो, जनवरी में हो, सॉरी पहला होता है बच्चों 1930 में नवंबर में, दूसरा होता है नवंबर 1931 में, एक साल बाद। इसे आप ध्यान से देखेंगे बच्चों इस फिगर को। इसमें महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसा करने पर समाज का मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे सवर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे। देख रहे हो बच्चों, इसमें महात्मा गांधी बैठे हुए हैं। पृथक निर्वाचिका पर अम्बेडकर के विचार। अब बच्चों दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलीलें के जवाब में अम्बेडकर ने लिखा था, हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने की बजाय कोड़ियों की तरह देखता है जिनके साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जा सकते। आर्थिक रूप से यह ऐसा वर्ग है जो 2 वक्त की रोटी के लिए सवर्ण हिंदुओं पर पूरी तरह आश्रित है, जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। न केवल हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनके सारे रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज उनके सामने खुले वाली हर संभावना को बंद कर दिया है, जिससे दमित वर्गों के जीवन में ऊपर उठने का कोई अवसर ना मिल सके। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। बट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी have done to the untouchables, writing and speech। समझ रहे बच्चों, ये पूरा उदाहरण है बच्चों। बच्चों यहाँ पे एक फिगर आई है, इसका भी आप थोड़ा सा अवलोकन कर लेंगे। स्टीफर्ड क्रिस के साथ महात्मा गांधी है मार्च 1942 में, देख रहे हो। अब बच्चों यहाँ पे आप जो है देखेंगे महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड लिनलिथगो के साथ बैठक के लिए जाते हुए। महात्मा गांधी हैं और राजेंद्र प्रसाद है बच्चों, देख रहे हो इधर। ये जो है लॉर्ड लिनलिथगो के साथ बैठक को जाते हुए 13 अक्टूबर 1939 इस बैठक में युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप पर चर्चा की गई थी। जब वायसराय के साथ वार्ता टूट गई तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। अब बच्चों आज का हम क्लास हम इतना ही लेते हैं, इस साय का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।
जिन बच्चों ने हमारे मतलब भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर है, सभी बच्चे देख सकते हैं, अपने सहपाठियों को, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अमरीन पाठशाला चैनल का नाम है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।